खुशामदीद आखने तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग दे विच मैं तुसां दा मेज़बान अहमद नजीब उम्मीद करना है जनाब कि तुसां खैरियत नाल होसो ते बिल्कुल फिट होसो ता माड़े नाल माड़े को होस्ट है मारिया राजपूत। तो मारिया आज दसो आज ना के एजेंडा है क्या डिस्कस करसो। अमर आज ना असां एजेंडा चढ़ाया वो है कि असां पहला चेयरमैन पीसीबी नी जी रेस है उसने पर भी डिस्कस करसा लेकिन सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ना जड़ा फाइनल आओ पे खेड़ा गसना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने दरमियान उसने भी अपडेट अपने व्यूअर्स ने शेयर करसा उस बाद असां चेयरमैन पीसीबी पर उन्हें पर रेस जी रस्साकशी जारी है जका अशरफ और नजम सेठी ने दरमियान उसने हवाले नाल उस तो इलावा वेस्ट इंडीज नी सीरीज जी 2024 ने स्टार्ट पाकिस्तान होस्ट करनी उसने हवाले नाल असां को एक अपडेट या उसको अलावा आईसीसी रैंकिंग जारी की थी सारे हर वेडनेसडे की आईसीसी जड़ा अपनी आईसीसी नी जो प्लेयर्स रैंकिंग है वो जारी करना उसने हवाले नाल अपडेट है उस तो इलावा जनाब मेसी ने हवाले नाल असां को एक अपडेट है उस तो इलावा इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्हें पाकिस्तान नी फुटबॉल टीम की जड़ा वीजे जारी करने नी अलाउ किया खेलने वास्ते इंडिया ठीक है उसने हमारे ना उसने अपडेट कर एशिया कप उस बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत सारी खबर हैं लेकिन प्रोग्राम ना जरा दुआ हाफ आ उसने जिस क्या कर इतना दसर अहमद जी बिल्कुल प्रोग्राम दूसरे हाफ असा नाल दो बड़े जबरदस्त राइजिंग क्रिकेटर नौजवान क्रिकेटर असा नाल मौजूद होसन प्रोग्राम ने विच होसन जी उन्होंने प्रोग्राम ने हिस्सा बनासा तो वो क्या ना होसन ये थोड़ा सा तजस्सुस है और जिस वेले आसन सरप्राइज है जी बिल्कुल तो वो दसा सबसे पहले यानी कि मारिया नाल है जी गल करने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जड़ा बड़ा एक अहम इवेंट क्रिकेट नी दुनिया ने चलना पाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने दूआ साइकिल असना फाइनल जड़ा चलना पाया ओवल ने विच इस टेस्ट मैच ने वाले थोड़ा आया ओवरव्यू तुसां की देने क्योंकि ये टॉस जीता सा इंडिया तो पहले बॉलिंग ने फैसला किया सा तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने जी पहले दिन जड़ा उन्हें 3 विकेटां के नुकसान उपर 300 तो ज़्यादा रन बनाए एक टाइम सा कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी 1-2 विकेट गिरियां लेकिन उस वेले स्टीव स्मिथ जेडे ट्रेविस हेड से उन्होंने दरमियान एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगी दो प्लेयर जेडे सेंचुरी स्कोर की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा किया आज इंडिया विकटा जरूर की दियाँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना जबरदस्त टोटल सैट करी रहा 469 रन बनाई थे कि जिथे वो मैच बिल्कुल सेफ है तो हूँ इंडिया की या मैच सेव करने वास्ते फाइट करनी पैसी अगर वो जितने नहीं अगर लेट्स सपोज वो जितने नहीं तरफ जाना तो उसकी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट करनी पैसी मैं थोड़ा स्कोर कार्ड नाल शेयर करना है जी ऑस्ट्रेलिया पहले 469 रन बनाए जी इस बगैर रन बने आउट हुए उस्मान ख्वाजा उन्होंने सिराज आउट किया 43 रन किए डेविड वार्नर सेंचुरियां स्कोर की स्टीव स्मिथ 121 तो 163 रन स्कोर किए ट्रेविस हेड खास गल है कि बड़े एग्रेसिव प्लेयर है इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने जो सेकंड साइकिल है उसने विच वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइक रेट इन्होंने सब तो बेहतरीन स्ट्राइक रेट जिन्हें प्लेयर ना उन्होंने विच टॉप 3 ने शामिल है जी ट्रेविस हेड इतना भी ना सिर्फ 174 गेंदा पर 163 स्कोर किए जिस इन्होंने 5 चौके एक छक्का लाया तो 93.67 ना स्ट्राइक रेट सा जो स्टीव स्मिथ है उन्हें 121 रन किए उन्होंने तरीका वो थोड़ा टाइम लेना है लेकिन उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली तो 48 रन लोअर ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स कैरे उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट रन जो ऐड किए बॉलिंग की गल करिए तो सिराज सब तो ज्यादा कामयाब बॉलर रहे जिन्हें 4 विकेटा की दियाँ 2 विकेटा की दियाँ शरदुल ठाकुर तो मोहम्मद शामी 1 विकेट आई रविंद्र जडेजा ने आत तो जोड़े उमेश यादव है वो एक्सपेंसिव भी रहे तो कोई विकेट भी ना की नहीं सके तो कुछ देर पहले तक करनी अगर सूरत्याल तक किया है तो इंडिया काफ़ी तेज स्टार्ट किया रोहित शर्मा अब थोड़ी देर पहले तक 15 स्कोर किए थे सिर्फ 16 गेंदा पर 2 चौके 6 स्कोर किए थे शुभमन गिल 6 गेंदा पर 3 गेंदा पर 6 स्कोर किए थे जिसमें एक चौका शामिल था इंडिया ने स्कोर 22 आ काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड मारिया ये ओवरऑल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अच्छा टोटल सेट करी किया हूँ इंडिया ने कोल भी बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप अगर तकिया था रोहित शर्मा तो शुभमन गिल ओपन करने पे इसने बाद चितवेश्वर पुजारा विराट कोहली अजिंक्य रहाणे श्रीकार भारत रविंद्र जडेजा शरदुल ठाकुर ये सारे बैटिंग करी किन्ने तो इन्होंने को भी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जे इंडिया भी 400 ने नेड़े स्कोर करी सटिया ते मैच होर भी दिलचस्प हो सी बिल्कुल अहमद जिसले पता है कि ओवल नॉर्मली लोग जिसले इंडिया बैटिंग ने पहले टॉस जीते उन्हें फील्डिंग ना फैसला किया बहुत सारे लोग कोई लोग आने पे से कि अच्छा फैसला है कोई लोग आने पे से कि डिफिकल्ट हो सकना क्योंकि ओवल जी पिच या नॉर्मली बैटिंग की जड़ा है हेल्प करनी और नॉर्मली जी सेकंड बैटिंग करनी वो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बाद सुनते क्या 3 विकेटा बड़ी ईजीली जिसले इंडिया की दियाँ उस बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में बात गल करना शुरू हुई पे से कि इंडिया ना स्ट्रॉन्ग हैंड है और इंडिया इस मैच बड़ी ईजीली जीती गई लेकिन जिसले उस बाद जिस तरह कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मतलब इंडियन चैनल्स ने क्लिप्स हमारे सामने से गुजरे उन्होंने बड़ी इंडियन टीम की जड़ा बड़ी लान तान भी करने पे बड़ा लताड़ने पे से कि मतलब रोहित शर्मा ने बॉडी लैंग्वेज ही है जिसी के साथ मैच आ रहे हैं मतलब नॉर्मली मेरी मतलब तक कि कोई इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होया क्योंकि पाकिस्तान भी अगर पाकिस्तान इतना खेलना होगा इंडिया ने खिलाफ तो नॉर्मली ऐसा ने भी कुछ लोग ही है जो स्पेसिफिकली पता कि मारिया गल की अगर थोड़ा जिहा होर अग्गे बताइए ते पाकिस्तान ते इंडिया दोए मुल्कां च क्रिकेट ना बहुत पैशन वो अपनी टीम की हारना नहीं देखने चाहने यानी बर्दाश्त नहीं कर सकने कि यार वो हारने वेले क्योंकि जिस वेले कोई बड़ा इवेंट है हूँ तुसें पता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना फाइनल है पिछला फाइनल भी हारी गई न्यूजीलैंड को फाइनल है तो उन्होंने की उन्होंने फिर उन्होंने तकिया कि यार ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा स्कोर करी गिदा उन्हें एक मैच काइंड ऑफ एक बर्तरी हासिल कर चाहे की तो उन्होंने लग्या कि अगर इधरों असा जल्दी आउट हो गए तो मैच तो गोला फिर तो खैर बहरहाल इसके आगे मैं पूछनी है कि एक सारे प्लेयर्स जड़े इंडियन नहीं पता लाइनअप ने ज्यादातर खिलाड़ी जड़े वो सारे T20 क्रिकेट खेलने पे से IPL उस बाद लगना कि एज अ प्लेयर उन्हें की इज इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक फॉर अ टेस्ट मैच और लाइक उनके लिए नॉर्मल है तको प्रोफेशनल प्लेयर की एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होना कि उसको एडजस्ट करना आना चाहिए ना एक्सपीरियंस प्लेयर काफी सारे और इन्होंने प्लेयर ज्यादातर लंबी क्रिकेट भी खेलने लेकिन ये वे कि डेफिनेटली इंडिया कोई ना कोई प्रिपरेशन की उसी कैंप किते उसन नेट किता उसी उस तरह थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ठीक है ज्यादा नहीं की मैं ये नहीं आखना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली नहीं खेली लेकिन थोड़ी बहुत की उसी ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल कुछ नहीं किया इंडिया के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया तक कोई भी क्रिकेट उस तरह नहीं खेली तको फिर पहली इनिंग्स से तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया देखो थोड़ा पहली इनिंग्स पर गल करने असा पिच मैप भी तकिया पहला पूरा दिन जो इंडियन बॉलर्स बॉल किए उसमें पहला तो मसला प्लेइंग 11 में बड़ा ख्याल आजाती रहा है कि इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग प्लेइंग 11 नाल नहीं गया उसकी वजह है इन्हें प्लेइंग 11 बॉलिंग के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया इन्हें सेफ साइड रखी यानी थोड़ी बैटिंग लंबी की थी यानी मेरा ख्याल सा कि ये ज्यादा तो ज्यादा एक ऑलराउंडर खिलाना इन्हें शरदुल ठाकुर की भी खिलाया नहीं इन्हें अपनी फास्ट बॉलिंग ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया दो बॉलर मेकर सा पिछले अपने करियर ने 4-5 साल तक को तो ईशांत शर्मा बहुत अच्छे इन्होंने टेस्ट बॉलर बनी थे आए वो बड़ा ख्याल है कि ईशांत शर्मा या इस तरह होर कोई ना जेनवन फास्ट बॉलर होना चाहिए सा शरदुल ठाकुर ने जगह जिनके 4 जेनवन फास्ट बॉलर ना की जाना चाहिए सा इतना तो जे ऑलराउंडर खिलाना सा रविंद्रा जडेजा काफी से दूसरा डिसीजन वो भी क्वेश्चनेबल है कि रविंद्रा जडेजा की ना खिलाया ठीक है वो बहुत आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है कोई शक नहीं गल नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 तो 4 मेन उन्होंने जो बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंडर है ठीक है जी तो उस चीज की तकड़िया होया इन्हें की अगर सेकंड इनिंग थोड़ा भी ब्रेक होया तो अश्विन दुनिया ने नंबर 1 टेस्ट स्पिनर है तो अश्विन की किस तरह ब्रेक किया अगर कोई मी लगना कि थोड़ा या सेफर साइड ऊपर गया कि रविंद्रा जडेजा की खिलाई किन्ने आउट भी करी किसी बैटिंग भी करी किसी लेकिन मी लगना कि ये सारे चक्कर ना 2 ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश इंडिया अपनी बॉलिंग ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज किया दूसरा जो पॉइंट है पिच मैप में तकिया वो बहुत शॉर्ट ऑफ द लेंथ ज्यादा गेंदा सी इंग्लैंड जी कंडीशन होनी इंग्लिश नहीं है इत्थे जड़ा मोस्ट सक्सेसफुल लेंथ जिसकी अस आखने वो अगली लेंथ होनी जिथे गेंद सीम या स्विंग है वो बैट्समैन की उत्थे बॉलर की कामयाबी ज्यादा मिलनी बिल मुकाबले के पिछली गेंद पर ट्राई करो तो वो इन्हें पिछली लेंथ ज्यादा ट्राई की शॉर्ट ऑफ द लेंथ ज्यादा से कंपेयर टू द फुल पिच मैप वो पिच मैप अस तकिया तो वो मिसटेक सी डेविड वार्नर भी बाद आख्या कि मी नवे बॉल नाल अगली लेंथ पर उतना टेस्ट नहीं किया जितना करना चाहिए सा तो थोड़ी जी कमजोरी भी इंडियन बॉलिंग की दिखाई दी थी हालांकि शामी अपना सिराज दो बहुत अच्छे न्यू बॉल बॉलर है बिल्कुल अमर और जिस तरह असा ने तकड़े वाले भी तकड़े पे लेकिन इस टाइम अगर मैं उसकी अपडेट दिया तो इंडियन टीम जो है 3.5 ओवर 23 रन बनाई चुकी विदाउट किसी विकेट ने नुकसान है पर लेकिन अगर असा अमर मैं को पूछा कि टेस्ट चैंपियनशिप ना फाइनल उसने तुसा नहीं क्या प्रेडिक्शन है मतलब आइदर यू आर गोइंग विद इंडिया और लाइक ऑस्ट्रेलिया तको मैं यानी बिल्कुल अनबायस्ड अपनी ओपिनियन दे सकना सही गलत दोए हो सकनी है बड़ा ख्याल है कि मैं बॉडी लैंग्वेज ऊपर टीमां दोए बहुत अच्छी हैं इस कोई शक नहीं गल नहीं लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज ऊपर प्रिपरेशन ऊपर ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा एज देसा वैसे तो क्रिकेट आखने के आखिरी गेंद तक हतमी गल नहीं कर सकते लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो माइंड सेट है बड़े टूर्नामेंट बड़े मैचेस वाले नाल वो बड़ा आउटस्टैंडिंग होना सो तको के कोई 70-80 ओवर भी तराया जिस वे उन्होंने आउट हुए या 100 ने नेड़े उस वे उन्होंने जिस पार्टनरशिप लगाई उन्होंने अपनी नेचुरल गेम नहीं चेंज की यानी तको स्टीव स्मिथ स्टेबल खेडने वो स्टेबल खेडने रहे ट्रेविस हेड तेज खेडने वो तेज खेडना रहा अच्छा इंग्लैंड ने बीच में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मारिया कि वो आखने के इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है गेंद मूव करना रहना स्पेशली जिस वेले तक क्लाउड रहना ठीक है
कोई एक गेंद भी चंगा पई सकता किसी वेले भी तुसां की जिस तुसां दी विकेट आओ गिरी सकनी तुसां ते इस आस्ते आने के स्पेशली ये जी कंडीशन इच अपने स्ट्रोक्स ना रोको, स्ट्रोक्स करने रहो ताकि जिस वेले तुसां आउट होयो तो कम से कम कोई तुसां रन्स अपने बैक ऊपर लाए एंड अपनी टीम ने ऊपर कंट्रीब्यूशन तुसां ने ये ठक्का जेड़ा स्टाइल है ना हुन वैसे भी टेस्ट क्रिकेट ने विच भी चेंज होने पे जेडी टीमां से तक अगे अगले नंबरां पर ही उन्होंने स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है असा जो ठके लाने हैं ना ये ठके टाइम लगी गया बिल्कुल अहमद सिंह मतलब तुसा आगे कि तुसा अगर एज तुसा की लगना पे कि ऑस्ट्रेलिया कोला एज इस मैच पर लाइक डू यू थिंक लाइक ऑस्ट्रेलिया ए बड़े कपे ने एज ऊपर मक्खी बैठी अच्छा ठीक है डू यू थिंक लाइक ऑस्ट्रेलिया इज रेडी फॉर एशियंस बिकॉज़ अभी एशियंस भी स्टार्ट होनी है और पिछले साल तुसा की पता पिछला जड़ा मतलब मैं टेस्ट सीरीज की गल करा जितनी भी रीसेंट सीरीज हुई सी इंग्लैंड शुरू में मैचेस हारी उस तो बाद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने फाइनल चुना बाहर हो गए लेकिन जिस तरह ने क्रिकेट इंग्लैंड भी खेडनी उस तो अलावा ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली अच्छी क्रिकेट खेडनी भी टेस्ट क्रिकेट तो एशियंस क्या लगना कि किस तरह मतलब कितना मतलब हो सी कि लाइक दो टीम एक दूसरे ने मुकाबले दिचियां जी बिल्कुल एशियंस जी सीरीज है जी मैं लगना कि इस वेले क्योंकि अगर मैं गलत नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया जो सी इस बार एशियस ना इंग्लैंड जो सी एशियस ते इंग्लैंड की डेफिनेटली एडवांटेज होना एशियस अपनी होम कंडीशंस ना ऐसा तक क्या सा कि जो डेविड वार्नर है उसकी ब्रॉड बहुत डिस्टर्ब किया सा इंग्लैंड की कंडीशन ऊपर इंडियन क्योंकि ये सारे स्ट्रोक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर है ना एक कट पुल ऊपर बहुत अच्छे होने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट विकेट होनी ऑन द अप ऑन द लाइन विद इन द लाइन बहुत अच्छे शॉटा मारने लेकिन जितना थोड़ा सीम या स्विंग ज्यादा होना ना जिस तरह इंग्लैंड की कंडीशंस होनी है हिलना रहना गेंद उत्थे थोड़ा प्रॉब्लम होना इंग्लैंड ने प्लेयर की तो दो टीमां तो बहुत अच्छी ही लेकिन मी लगना कि इंग्लैंड की डेफिनेटली अपनी होम कंडीशन की वजह तो काफ़ी एडवांटेज हो सी क्योंकि इन्होंने जो बॉलर है ना जी फर्स्ट रैंक की बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है मैं जो चार बॉलर ना जरूर गिनसा एंडरसन ब्रॉड ओली रॉबिन्सन बहुत ही अच्छा बॉलर यानी कि फॉलोइंग बॉलर जोड़ा है तो चौथा क्रिस वोक्स यानी ये जो बॉलर है कि किसी भी बैटिंग लाइनअप की ट्रबल करी सकते हैं स्पेशली अपनी होम कंडीशन और मोइन अली से पता टेस्ट क्रिकेट ने रिटायरमेंट जी बिल्कुल एक उना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिस वेले इंजर्ड हुए जैक लीच तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मोइन अली की कि जिन्हें पहले टेस्ट क्रिकेट तो रिटायरमेंट ऐलान करी सटिया सा कि तुम टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट वापस किनो तो उन्हें उसकी ऑनर की उस डिसीजन की उन्हें रिक्वेस्ट की ऑनर किया तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट तो रिटायरमेंट ना ऐलान वापस किया तो हुन मोइन अली जो एशियस ने पार्ट हो सन और मेरा ख्याल है कि मोइन अली की खेलना चाहिए क्योंकि मोइन अली एक यूटिलिटी क्रिकेटर है स्पेशली लोअर डाउन द ऑर्डर मोइन अली अटैकिंग प्लेयर भी है शॉट्स भी है तो ऑफ स्पिन भी बहुत अच्छी करने तो मी पहले भी एक फील होना सा कि उन्हें थोड़ा जल्दबाजी की थी बिल्कुल जी उन्हें जल्दबाजी की थी खैर उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और दोबारा मोइन अली के टेस्ट क्रिकेट वापस तकसा और खेडसन पहले दो मैचों वास्ते तो उन्होंने सिलेक्शन होएगी लेट्स सी अगर क्या उसी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी जी चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी है वो इस टाइम लाइक म्यूजिकल चेयर बनी हुई बिटवीन टू नेम्स लाइक ज़का अशरफ और नजम सेठी दो पार्टीज आनी है कि असा ना चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए ना तो नहीं कराइए अच्छा मैं ये देखने वालों को ना ये थोड़ा सा उर्दू में बता दूं कि इसके पीछे पस मंज़र भी है ज़का अशरफ और नजम सेठी के बीच में एक बड़ा पस मंज़र है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी को लेके आप सन 2011-12 से लेके आके सन 2015-16 तक अगर आप चले जाएं बीच में तो इनके दरमियान कई बार ऐसा हुआ कि जो कुर्सी जो है वो गिरी और यानी कभी एक के पास गई कभी दूसरे के पास गई कभी ऐसा हुआ कि कुर्सी को कभी किसी एक उसके पास भेज दिया गया 48 घंटों में 2 मरतबा भी ऐसा हुआ पता आपको अदालत से रिलीफ मिला कि 48 घंटों में चेयरमैन 2 दफा चेंज हुआ 2 बार भी चेंज हुए ऐसा भी हमने देखा है सो पॉइंट इज दैट मेरा ये कहने का मकसद है कि आप पहले भी ऐसा होता रहा है देखिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अभी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब हैं ठीक है अब जो जोड़ तोड़ चल रहा है इनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो ज़का अशरफ हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो नजम सेठी हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है क्योंकि बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी और ये वजारत हमारे पास है तो ये हमारा राइट है कि हमारा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगना चाहिए अच्छा अब ये इस वक्त यानी कि सादा अल्फाज में देखने वालों को बता दूं कि जो दौड़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए वो नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब के दरमियान में है लेकिन अब मसला क्या है मेरा मसला और है ना आपका क्या मसला देखें मेरा मसला ये है कि पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपका पीसीबी का चेयरमैन आता है हमारे यहाँ कोई भी टेन्योर आप देख लें पीसीबी का चेयरमैन हमेशा जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट की मंजूर नजर कोई भी शख्सियत होती है उसको लगा दिया जाता है
कौन आता है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये अलग बात है, ये अलग बहस है। बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा होता है कि आपकी जो एसोसिएशंस होती हैं उन इसका जो डेमोक्रेटिक आपका जो आइन में चीजें थोड़ी बेहतर होने वाली हुई है कि प्राइम मिनिस्टर को एक तो पैटर्न इन चीफ नहीं होना चाहिए। मेरा सीधी सा भाई है, प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है कि आपके वो क्रिकेट बोर्ड के मामलात में अमल दखल करे, ठीक है। अच्छा, आपकी जो प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस मॉडल ये होता है कि आपकी एसोसिएशंस हैं, उनके जो हेड्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो कुछ कैंडिडेट्स पिक किए जाते हैं कि यार ये उम्मीदवार हैं इस मर्तबा के जो पीसीबी के चेयरमैन के, उनके दरमियान एक वोटिंग होती है, उस वोटिंग के थ्रू एक नया चेयरमैन मुंतखब होता है। लेकिन डेमोक्रेसी है जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चेयरमैन, जो आप कह रहे हैं एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, अब ये बात भी है कि जो उन एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कहा यह जा रहा है कि वो भी फेक इलेक्शंस के बाद वो आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो वो भी। अच्छा खैर, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सो कॉल्ड पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अदर देन नजम सेठी, अगर नजम सेठी जाते हैं तो क्या वो लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यू नो द पावरफुल पीपल। हाँ देखिए, बात यह है कि मारिया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक चीज़ देखने वालों को जरूर कि जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिनके थ्रू इलेक्शंस हुए हैं, उस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर है उसके थ्रू इलेक्शन हुए हैं और वो जवाबदेह हैं हर चीज़ को, वो क्लेम करते हैं कि जिसको जो एतराज़ है वो कर सकता है, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं ये कहता हूं कि बोर्ड, आप किसी भी मुल्क को देख लें, बोर्ड के जो सरबराह होते हैं वो आते जाते रहते हैं। एक तो ये कि मैं समझता हूं कि टेन्योर पूरा होना चाहिए ताकि कोई जो बंदा भी आता है वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करे, उसको करने दिया जाए। और जो नया बंदा है बोर्ड में चेयरमैन के आने जाने से टीमों को तब्दील नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता है, ये होना नहीं चाहिए। देखिए ना, इस तरह स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अगर आपको एक पोस्ट दे दी जाए, आप कहते हैं अच्छा भाई ये एक इदारे में आते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो बात अलग है, कोई मेरिट पे आया नहीं आया वो एक अलग बहस है। आपको लगा दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि भाई आपको सर्टेन एक पोस्ट दी जाती है, लेट्स सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया जाता है, आप कहते हैं मैं एक प्लान बनाते हैं कि जी मेरी 3 साल की तकर्री है, इस 3 साल में मैंने ये प्लान है, मैं ये प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर आपको 1.5 साल का निकाल दिया जाए, आपकी तो प्लानिंग अधूरी रहेगी ना। फिर मैं ये कह रही हूँ कि फिर जो आपके मिकी ऑर्टर साहब हैं वो तो डर इसी वजह से रहते कि मैं अपना डर्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के क्यों आऊँ, कि मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो नजम सेठी अगर जाते हैं तो मिकी ऑर्थर कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे? बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि आप देखिए नजम सेठी सब आ गए हैं तो मेरा ख्याल है कि अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन उनको अब रहने देना चाहिए। ज़का अशरफ साहब ने आना है तो 2 साल उनको काम करने दे, 2 साल बाद आप आ जाइएगा। फौरन से तब्दीली से ना होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके मुल्क को ना लोग सीरियस नहीं लेते कि यार इनके मुल्क में तो कोई सेटअप ही नहीं है। आज एक चेहरा है, 2 साल बाद और चेहरा होगा, 3 साल बाद और चेहरा होगा। तो मुझे जो वैसे जाती तौर पे सबसे अच्छा जो टेन्योर लगा ना, हर दौर में कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें होती हैं, वो मुझे एहसान मानी साहब का दौर लगा। उसकी वजह ये है, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने आके पहली बार, यानी मैंने अपनी होश में पीसीबी में पहली बार देखा कि सिस्टमेटिक चीजें हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं। पहले ये स्टाइल होता था पीसीबी के चेयरमैन का कि यार वो अपनी सारी पावर अपने पास रखता था, ठीक है, कि सारे काम मैं करूंगा, एक वो डिक्टेटरशिप के स्टाइल में ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पावर को डिवाइड किया कि भाई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसकी पावर उसके पास है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसकी पावर उसके पास है, कोई एडमिन का डिपार्टमेंट है तो उसकी पावर उसके पास है, यानी सबको पावर डिवाइड कर दी, जो कि पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल वे होता है लेके चलने का। उसमें डेफिनेटली जब कोई बोर्ड होता है उसमें बहुत से काम वो सही भी करते हैं, बहुत से काम सही नहीं भी होते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रोफेशनल अप्रोच जरूर थी। मेरा आपको बात कहूंगा, मुझे रमीज राजा साहब से शिकवा रहता है, उन्होंने आके 2 लोगों को जो चेंज किया उन्होंने बहुत हर्ट किया पीसीबी को। एक वसीम खान को, उनके लिए जिंदगी तंग की। देखें वो एक प्रोफेशनल सेटअप से आए हुए साहब थे जो कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे थे कि यार आप लोगों को आदत बहुत सारी जगहों पे वसीम खान ने प्रोफेशनलिज्म लाया था। देखिए ना, उनकी एक इंटरनेशनल, एक वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से आए थे और उनकी इंटरनेशनल एक सेहत इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। एक वो दूसरा मिसबाह उल हक। देखिए मिसबाह उल हक का ये था ना कि आप कम से कम इस स्टेज पे थे कि मिसबाह खुद कितनी लंबी क्रिकेट खेले हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको पता है पाकिस्तान की कंडीशंस का, एक एक चीज़ का। रिसेंटली वो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कुछ सीजन पहले तक खेलते हैं ना, उनको एक एक चीज़ का उनका फायदा ये था कि उनकी वजह से आप कम से कम घर में टेस्ट क्रिकेट जीत रहे थे, यानी आप पहली स्टेज पे पार थे, ठीक है। आपने साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीम, चलो मैं कह लूँ कि श्रीलंका थोड़ी हमारे मुकाबले थोड़ा सी हल्की टीम कह लें अपनी बांग्लादेश का, लेकिन जो आपने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के हराई थी। तो आपने जो मिसबाह का एग्जिट हुआ है ना, वहां से प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी, क्योंकि मेरा ख्याल है वाई नॉट कि आप टेस्ट क्रिकेट में उनको कंटिन्यू रहने देते, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी और को ले आते। तो ये 2 डिसीजन ऐसे हुए और फिर और भी कुछ ऐसे डिसीजन थे। फिर पाकिस्तान जूनियर लीग, आप ये देखें
कि इधर पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर को पैसे वक्त पे नहीं मिलते, आप जूनियर लीग पे इतने पैसा लगा रहे हैं। ये काम अगर इतना अच्छा होता है जूनियर लीग वाला, तो ये तो फिर सबसे पहले भारत करता, या को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कर चुके होते हैं। लेकिन खैर बहरहाल ये नहीं कि अब नहीं है तो हम उन पर बात करें। खैर मूव ऑन, इससे मूव ऑन करते हैं। वैसे अब से कुछ देर पहले तक 30 रन हो चुके थे इस वक्त इंडिया के, और 1 विकेट उनकी जरूर गिर चुकी है। और जो रोहित शर्मा है उनको पैट कमिंस ने लेग बिफोर आउट किया, वो 15 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। तो पहला नुकसान इंडिया को अब से कुछ देर पहले उठाना पड़ा है। तो ये अपडेट है। अच्छा, कुछ न्यूज़ हम जल्दी से शामिल करते हैं, क्योंकि उसके कुछ देर बाद जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो उससे जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 मेहमान भी मौजूद होंगे। तो एक तो ये कि वेस्ट इंडीज जो है और अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप होना था, स्केड्यूल था, उसके हवाले से खबरें ये कहती हैं कि अब वो शायद वहां से मूव कर दिया जाए, वजह के वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। तो मेरा ये मैं हमेशा से कहता हूं। अच्छा, इसके ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब पीसीबी आईसीसी वो चीजें अलॉट कर रहा था यूएस को, उन्होंने जब ये दिया था वर्ल्ड कप, तो उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि वहां पे नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है, मैं इसी तरफ आ रहा था नहीं है। मैं इसी तरफ, इसी देखिए ना, आईसीसी को मैं एक बहुत ही कमजोर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहता हूं कि फीफा को देखते हैं हम एक तरफ कि वो फेडरेशन, आईसीसी तो कंपनी है जिसको मतलब जिसका लाठी उसकी भैंस वाली हिसाब है, शुरू से आज से नहीं। पुराने दौर में अगर आप चले जाएं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बहुत डोमिनेंस होती थी, ठीक है। तो एशिया वालों ने कहा कि यार हम भी थोड़ी सी अपनी डोमिनेंस करने की, अपनी ग्रुप बनाने की कोशिश करते थे। पाकिस्तान का उसमें बड़ा रोल रहा है। अब इंडिया की डोमिनेंस है पैसे की बुनियाद के ऊपर, यानी कि पैसा फेंक तमाशा देके, उनकी स्पॉन्सरशिप उनका ज्यादा है, फाइनेंशियल पैसा भी वो ज्यादा ले रहे हैं, और डोमिनेंस भी उनकी है, हर की पोजीशन पे उनके लोग बैठे हुए हैं, हर बात उनकी मानी जाती है। ऐसे थोड़ी चलती है। आईसीसी तो मुझे एक कंपनी लगती है प्राइवेट, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं होती जिसका काम एक वर्ल्ड कप करा दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा दिया। कंपनी बड़ा अच्छा नाम है। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना। और मुझे बताया क्या है, आखिरी टेस्ट प्लेइंग नेशन कौन आई है यहाँ पर? आयरलैंड और अफगानिस्तान। आयरलैंड ने अभी एक मैच खेला है, आयरलैंड और अफगानिस्तान है ना, वो आपस में खेलते रहते हैं। मुझे बताएं कि मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के बाद वो भी, बांग्लादेश को भी अच्छी टीमों के खिलाफ कम टूर मिलते हैं। तो उससे भी अगर मैं पीछे चला जाऊं तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका मुझे नजर आते हैं। और जिम्बाब्वे की क्रिकेट भी वक्त के साथ फारिग हो गई है, ठीक है ना। जिस तरह हमने अपने बचपन में 90s में उनकी जो क्रिकेटर देखे थे, जिसमें नील जॉनसन, मरे गुडविन, कैम्बल, और बड़े अच्छे उनके प्ले, मरे ऐसे नाम भी होते थे। हाँ, अब तो कैम्बल, तो वो बहुत पाई के ईस्ट स्ट्रीक, तो पाई के प्लेयर थे उनके उस वक्त, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। वो तो बड़ी मुश्किल टीम होती थी जिम्बाब्वे वाली ना। तो बहुत से उसमें साउथ अफ्रीकन भी थे। लेकिन अब तो जिम्बाब्वे की कोई उस तरह की टीम नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह कि आईसीसी क्या कर रहा है, मतलब T20 में टीमें फैल रही है। T20 तो इजीएस्ट फॉर्मेट है ना, कि कोई भी टीम आती है, छोटे स्केल के साथ भी प्लेयर खेल जाते हैं T20 क्रिकेट। अब वो ये कह रहे हैं कि जी इस दफा का जो 2024 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें टोटल 20 टीम्स हैं, तो टोटल मैचेस होने हैं 55। तो वेस्ट इंडीज अकेला 55 मैचेस होस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए तो वो भैया जब आप उनको अलॉट कर रहे थे तो उस वक्त आपने नहीं देखा था कि वेस्ट इंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है या अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हालांकि वेस्ट इंडीज होस्ट कर चुका है पहले भी इवेंट्स वर्ल्ड कप करे, लेकिन वो उसमें 12 मतलब टीम्स होती थी। अब शायद इस दफा वो 20 टीम्स। खैर बहरहाल ये आईसीसी की मर्जी है, जो मर्जी करते रहे। हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, हम तो एशिया कप नहीं करवा सकते। अच्छा, थोड़ा आईसीसी रैंकिंग पे बात करते हैं। और आईसीसी रैंकिंग में जी बाबर आजम की जो वनडे क्रिकेट में हुक्मरानी है वो कायम और दायम है, वो पहले नंबर पे मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में मानुस लबुस शेन, तो आम जुबान में कहते हैं, असल लफ्ज नाम उनका कहते हैं लबुस काकने कहते हैं, उनका असल नाम है। तो वो नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट में मौजूद हैं। टॉप 5 में इमामुल हक भी वनडे रैंकिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी जो है वो बॉलिंग की बात की जाए तो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 में मौजूद हैं। ओवरऑल हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट कम होती है मारिया, बिल्कुल। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए लास्ट जो अभी 2018 से बीच में स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक ही आपका टूर्नामेंट होता था जो 6 टीमों का था। उसमें यानी अगर कोई टीम फाइनल खेलती है तो वो 11 मैच मैक्सिमम एक प्लेयर खेलेगा, अगर वो सारे मैच खेलता है, और नहीं तो वो 10 खेलेगा, सब्जेक्ट टू के वो सारे खेलते नहीं। उमूमन कुछ प्लेयर सारे खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। इतनी कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पर आप कैसे मतलब अच्छे 4 डे क्रिकेट वाले प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यानी ये चीज़ों को देखना चाहिए। इस पर मजीद भी खैर हम आगे चल के बात करेंगे, किसी दिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर अलग से बात करेंगे। खैर इस पिछले दिनों मैं इसको छोटे सा लिंक कर दूं, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे कि मीटिंग हुई है पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो बात हुई है। मेरी जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने शकील शेख साहब को लाइन पर लिया था, तो उन्होंने बताया था कि अभी इस पर डिस्कशन जारी है कि पैटर्न्स ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। कुछ हल्का अहबाब का ये कहना है
कि पैटर्न्स ट्रॉफी को होना चाहिए जिस तरह माजी में होती थी कि जो सिर्फ डिपार्टमेंट की लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट होती थी, और कुछ का कहना है कि 2018 से पहले जो क्रिकेट होती थी जिससे आपकी कायद आज़म ट्रॉफी के रीजन और डिपार्टमेंट मिक्स खेलते थे, कि उस तरह से आपको खिला करानी चाहिए, और साथ में पेंटेगुलर कप जो कि पहले भी हुआ करता था वो पेंटेगुलर कप आ जाए। तो लेट्स सी कि क्या फैसला होता है। लेकिन एक चीज जरूर है, बस एक चीज की मुझे खुशी और एक चीज का मुझे है कि उसमें क्या होगा। एक खुशी ये है कि अब थोड़ा सा टीमें बढ़ेंगी तो प्लेयर्स को ज्यादा चांस मिलेगा। पहले ये था कि बहुत सारे प्लेयर अच्छे खेल रहे थे लेकिन कुछ को चांस नहीं मिला, बहुत से प्लेयरों का टाइम भी थोड़ा जाया हुआ क्योंकि टीमें कम थी। अब यह है कि टीमें तो ज्यादा हो गई हैं, चांस तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही है, अगर वो चीज हो जाए कि प्लेयरों को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, उनका जो फाइनेंशियल जो मॉडल है ना वो डिस्टर्ब ना हो। यानी पहले मसला ये होता था कि रीजन्स में पैसे नहीं थे, रीजनल क्रिकेट में लड़कों को उतने पैसे नहीं मिलते थे। तो मैं ये चाहता हूं कि दुनिया फीसिस के मामले में बहुत ऊपर चली गई है, तो पैसा अच्छा मिलना चाहिए, मुआवजा प्लेयर को अच्छा मिलना चाहिए। अगर आप पैसे अच्छे नहीं देंगे ना, तो जिस तरह अभी गल्फ में क्रिकेट ऊपर जा रही है ना और अमेरिका में, तो आपके प्लेयर फिर यहाँ से छोड़ के जाएंगे। और अमर, आपको याद है पिछले दिनों उस्मान खान मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो खेले थे, उनका बड़ा मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू प्ले फॉर यूएई, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, मैं यूएई के लिए खेलना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट था। चलें जी, नहीं, हर किसी का प्लेयर का राइट है, मैं इस पर किसी को वो नहीं फतवा लगाऊंगा कि यार पाकिस्तान के खिलाफ राइट है। आप प्लेयर का राइट है जी, वो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो कहीं भी जाके खेल सकते हैं। मैं मेसी की खबर शामिल करूं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है जल्दी से जी। लियोनेल मेसी जो कि स्टार प्लेयर हैं फुटबॉल के, वो उन्होंने अमेरिकन क्लब को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले वो फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेल रहे थे, और ये तो 2022 है उनके लिए बड़ा यादगार साल था, वर्ल्ड कप भी जीता। तो लियोनेल मेसी ने ज्वाइन कर लिया जी इंटर मिलान मियामी की टीम को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और खैर से बहरहाल हम जो है वो लियोनेल मेसी को मुबारक देते हैं। साथ में छोटी सी ब्रेक की तरफ भी हमने जाना है, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर ब्रेक के लौट कर आएंगे, तो फिर हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद होंगे। आपने जाना कहीं भी नहीं, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मैं आपका मेज़बान अहमद नजीब, मेरे साथ मेरे को होस्ट जो हैं मारिया राजपूत मौजूद हैं। जिस तरह से हमने आपसे जिक्र किया था कि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ दो मेहमान मौजूद होंगे। दो मेहमानों में बहुत सारी बातें मुश्तरक भी हैं। दोनों जो हैं वो, अगर मैं थोड़ा पिछली जो बंदर बांटती उनसे बात करूं तो वो नॉर्दर्न के प्लेयर हैं। अगर अब जो नया आगे सिलसिला आएगा तो उसमें एक शायद इस्लामाबाद से खेलें, एक रावलपिंडी रीजन से खेलें, डिपेंड करते हैं कौन से रीजन फाइनल होते हैं, कौन से पहली ग्रेड में आएंगे, कौन से दूसरे ग्रेड में जाएंगे रीजन्स। दोनों का जो बुनियादी ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दो ज़बरदस्त पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान, मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अस्सलाम वालेकुम मेहरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और साथ रोहिल नज़ीर, विकेट कीपर बैट्समैन। रोहिल कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सो दो यंगस्टर्स हैं जी, दोनों पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, और इनसे आगाज़ करते हैं। मेहरान के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बात करूं तो मैं लास्ट ईयर भी, क्योंकि 10-12 साल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट हम कवर करते हैं, तो पिछले साल इनके कोच थे, तो मैं जब कवर कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यार वो लड़का मेहरान है तो वो बड़ा अच्छा लड़का है। यानी कि जब से अंडर 19 खेल रहे हैं, ये भी एक ऐसा नौजवान है जो कि नज़रों में है कि यार अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसके पास एक एबिलिटी है कि वो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो मेहरान मुमताज़ हैं। इनके कोचेस जहाँ से भी खेले उनकी बड़ी तारीफ हुई है, इसी तारीफ को आगे लेकर चलते हैं। मेहरान, सबसे पहले आपकी क्रिकेट के हवाले से जानेंगे कि किस वक्त आपने ये डिसीजन लिया कि आपने क्रिकेट खेलनी है, किसने आपको इम्प्रेस किया? शुरू से मुझे बहुत शौक था खेलने का, तो इम्प्रेस तो मैं हूँ आमिर भाई से, मोहम्मद आमिर से। और जब मैंने स्टार्ट की और एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट की थी, बाजवा क्लब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, 2 साल मैंने फास्ट बॉलिंग की है। उसके बाद वो लाहौर चले गए, तो मैं अभी जिस क्लब में खेल रहा हूँ मुगल क्रिकेट क्लब, वहाँ पे आ गया। राफ़ी हाशमी के मेरे कोच हैं उनके पास, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिन करो। रमज़ान था, वैसे हम बॉलिंग कर रहे थे, एक दिन मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन की तो वो कहते हैं कि आप स्पिन करो। तो मैं तो पहले नहीं कर रहा था, मैं तो रोने स्टार्ट हो गया कि मैंने आमिर बनना है, क्योंकि मैं बहुत लाइक करता था उनको। लेकिन फिर मैंने की 6 महीने की लेफ्ट आर्म स्पिन, ट्रायल थे अंडर 16 के, वहाँ सेलेक्ट हुआ। अंडर 16 के लापिंडी से टॉप किया, ऐसे ही दूसरे साल भी टॉप किया, और फिर
रोहेल के साथ ही फिर हम टूर करने के दुबई का अंडर 16। अच्छा, ये इनकी स्टोरी जो है ना वो बड़ी Interesting मिलती है मोहम्मद नवाज से। वो भी फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग किया करते थे, तो वो ड्यूरिंग ए टूर फिर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन की कोशिश की, नवाज ने कामयाब हो गए। मैंने सुना कि आप 5 आउट कर दिए किसी मैच में नवाज ने, तो उससे फिर वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर वहां से ऐसी लाइन पकड़ी कि वो मुझे ना अपने अंडर 19 का टाइम याद आ कि जब मैं आप भी पहले फास्ट बॉलिंग करते थे? नहीं, मैं नहीं फास्ट बॉलिंग करता था, इस पेड़ के साथ होती नहीं, खैर उस वक्त तो मैं बहुत पतला था, मैं आप जितना था, जब वो बात है पुरानी बात है बहुत। तो ये वो बैच था मोहम्मद आमिर वाला। तो वो जब हम डायमंड ग्राउंड की घास वाली पिच थी ना, तो उस वक्त मैंने देखा उस घास वाली पिच पे कि जो लड़के स्पिन के ट्रायल देने आए थे ना, तो उन्होंने कहा मैं फास्ट बॉलर हूँ क्योंकि उसमें घास बहुत ज्यादा था, गेंद बहुत मूव कर रहा था। तो खैर उसी से बात को आगे बढ़ाते हैं, रोहेल की तरफ चलते हैं। रोहेल, वैसे तो लोग आपके नाम से बहुत ज्यादा एक मुतारिफ भी हैं। आप पाकिस्तान अंडर 19 से लेके उसकी आपने कप्तानी भी की, फिर पाकिस्तान को आपने इमर्जिंग एशिया कप में रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे आपने फाइनल में सेंचुरी भी बनाई, पाकिस्तान टूर्नामेंट भी जीता, पाकिस्तान शाहीन की भी कप्तानी अगर मैं गलत नहीं तो उसमें आपको एजाज़ हासिल हुआ। सो कैसे देख रहे हैं अपनी जर्नी को क्रिकेट के आगाज़ से लेकर अब तक? आई थिंक शुरू से जब स्टार्ट की क्लब क्रिकेट डायमंड से, तो वहाँ से अंडर 16 का जो टूर हुआ था उसमें ये हम दोनों साथ गए थे। वहाँ पे डबल 200 किए थे मैंने, 200। वहाँ से बस क्रिकेट का स्टार्ट हुआ और फिर एक ख्वाहिश थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रोहेल, जो पाकिस्तान में स्पेशली जो एक क्रिकेटर होता है उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी वो बहुत ऊपर चला जाता है परफॉर्मेंस की मद में भी, और कभी वो थोड़ा डाउन भी होता है, मुश्किल होता है, उसमें आपको अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ता है। एक वक्त था कि आपको पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर कहा जा रहा था, यानी कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पर बड़ी नज़र रही है आपकी, आपने PSL भी खेली मुल्तान सुल्तान के लिए, फिर आपको A टूर्स में भेजा गया, लेकिन बीच में फिर वो कहीं आप 1 साल के लिए कहीं आगे पीछे हो गए, यानी कि वो स्ट्रीम लाइन से गायब हो गए, लेकिन फिर से एक बार फिर आप को जो है वो वापस चैनलाइज किया गया है, आपको अभी A टूर पे भी भेजा गया। तो अब आप कैसे देख रहे हैं अपनी इस वापसी को? आई थिंक जब न्यूजीलैंड का टूर था जिसमें मैंने कैप्टनसी की थी, उसमें मैंने 100 स्कोर किया, तो आई थिंक जो भी सिलेक्टर्स थे इन दी एंड एज अ यंगस्टर थोड़ा बहुत होता है इंसान को कि मैंने 100 किया, एंड जब नेक्स्ट टूर हुआ तो मेरा नाम नहीं था, तो उससे थोड़ा सा हर्ट हुआ। थोड़ा बंदा होता है कि यार ये लाइक आई स्कोर 100 इन अ टूर एंड उसके बाद ड्रॉप होना, तो थोड़ा बहुत फिर वहाँ से अपनी मेहनत, लेकिन ये था कि थोड़ा 1-2 मैचेस के बाद फिर अपने आप को बैक किया कि यार मैंने इस लेवल पे किया हुआ है जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला। तो बीइंग अ प्लेयर मेरे लिए यही है कि मैं जितनी फ़िटनेस, शुरू से मुझे शौक़ था कि मैं फ़िट रहूँ, क्योंकि जब मैंने टूर स्टार्ट किया अंडर 19 के, तो मैं सबसे पहला होता था कि अपनी फ़िटनेस पे और बीइंग अ लीडर मैं अपनी फ़िटनेस पे काम करता था। तो यही माइंडसेट था कि यार जिस तरह लोगों को देखा है इंटरनेशनली उस तरह मैंने अपने आप को करना है डेवलप। तो सम टाइम फिर एज अ यंग प्लेयर्स आप पे नीचे ऊपर होता है जिस तरह आपने बोला, तो लेकिन मेरा यही था कि इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा जहाँ पे मेरी ये कोशिश है कि मैंने आगे जाना है। अभी काफ़ी टाइम बाद टूर किया मैंने, 2 साल बाद या 3 साल, तो इंशाल्लाह अच्छा रहा। वहाँ पे भी मैच नहीं खेला लेकिन अपनी कोशिश करता रहा कि अपॉर्चुनिटी का वेट किया, और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो अपनी तरफ से कोशिश की। अच्छा मेहरान, आपने जिस तरह से कहा कि मुझे आमिर बनना था, मैं फास्ट बॉलिंग करता था, फिर जब आपने स्पिन बॉलिंग स्टार्ट की है तो उसमें अब आपका रोल मॉडल कौन है, किसको फॉलो करते हैं? मैं अगर पाकिस्तान से देखा है तो जो पुराने स्पिनर रह चुके हैं, अभी तो टीम में नहीं है, रज़ा हसन, उनको बहुत फॉलो करता हूँ बॉलिंग उनकी, स्पेशली जो उनके पास आर्ट था वो एक किसी स्पिनर के पास नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे स्पिनर, तो मैं उनको देखता रहता हूँ बॉलिंग में। राइट, रोहेल, आपसे भी मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ऐसे विकेट कीपर हैं जो दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं, सरफराज अहमद और सीनियर विकेट कीपर जो है मोहम्मद रिजवान, या आपके इन दोनों को किसी को ज़्यादा फॉलो करते थे या इसके अलावा कोई आपके फेवरेट थे? आई थिंक मैंने एक टूर किया था इंग्लैंड में जब ये दोनों थे सीनियर प्लेयर, तो एज अ यंग प्लेयर में गया था, तो माशाल्लाह से दोनों बीइंग अ पर्सन सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है। तो मुझे बहुत ज़्यादातर सरफराज भाई के साथ ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ मैचेस खेले तो उनके साथ ज़्यादा किया। रिजी भाई के साथ उस तरह नहीं रहा, लेकिन यह है कि बीइंग इंसान वो बहुत अच्छे हैं और गाइड करते हैं एज ए यंग प्लेयर, तो उनसे एक्सपीरियंस मिलता है। आप वो अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे आप क्वालिटी यही सीखते हो कि यार जिस तरह वो अच्छा कर रहे हैं तो जैसे जब हम आएंगे हमने उनको कंटिन्यू करना है, तो मेरी यही ख्वाहिश है। राइट, अच्छा मेहरान की तरफ चलते हैं। मेहरान, अभी आप लोग जिम्बाब्वे गए हुए थे, कितने डिफरेंट लगी आपको कंडीशंस? क्योंकि
नया जैसी मर्जी टीम हो, स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन नई कंडीशन हमेशा एक नया चैलेंज लेकर आती हैं। तो आपको क्या फ़र्क फील हुआ जिम्बाब्वे जाके? स्पेशली जो वाइट बॉल थी तो वो तो उधर तो उनकी पूरी साइड खेल रही थी। बिल्कुल, जब हम गए तो हमने तैयारी तो पूरी की हुई थी, लेकिन जब बंदा जाता है नया तो बंदा जो उनकी पिचेस हैं वो यहाँ से थोड़ी डिफरेंट हैं और स्पिनर को हेल्प थोड़ी कम मिलती है। लेकिन जो पहला मैच था हमारा 4 डे का, उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरे यार आउट किए थे। तो मैंने बॉलिंग जो मैं वहाँ कर रहा था, कोशिश कर रहा था जो मुझे आता है वही मैं करूँ, सिंपल प्लान रख के अपनी वही बॉलिंग करूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कोचेज़ ने हमें हेल्प की थी, जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने भी हेल्प की थी। तो अपनी स्ट्रेंथ पे रहा हूँ तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी वहाँ पे। अच्छा रोहेल, अभी जब क्रिकेट है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि अब ये नहीं होता कि एक मैच में एक ही विकेट कीपर खेले, एक विकेट कीपर भी होता है और एक साथ में जो प्लेयर है वो एज अ प्लेयर भी खेल सकता है। तो आपको लगता है कि एज अ इन अ फ्यूचर, क्योंकि अभी आप भी हो, हारिस भी है, हसीबुल्ला भी है, यंगस्टर्स भी हैं और रिजवान ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज भाई भी हैं, तो मतलब आपने अपने आप को इस तरह से माइंडसेट अपना बनाया हुआ है कि मुझे एज अ प्लेयर भी, अगर एज अ बैट्समैन भी मौका मिलता है तो मैं अपनी परफॉर्मेंस रखूं, अगर विकेट कीपिंग नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं? आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो विकेट कीपर होता है ज़्यादातर वो अच्छा फील्डर होता है। तो बीइंग अ माइंडसेट तो यही है कि मुझे अपने पे भरोसा करना है और अपनी क्वालिटी को जितना इंक्रीज़ कर सकूं, जो मेरे अंदर मैं कोशिश ये करता हूं, क्योंकि दूसरों को देखने से आपको कोई वो नहीं मिलता। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा करेगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, जो जिस लेवल पे अच्छा करेगा वो उतना आगे आता जाएगा। तो मेरा यही माइंडसेट है कि मुझे जिधर अपॉर्चुनिटी मिली, बेशक वो विकेट कीपर हो या एज अ बैटर हो, तो मेरा ये काम है कि मैं पाकिस्तान खेलने के लिए वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं और पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट। अच्छा, अभी चूँकि मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान के ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 2 या 3 साल बाद जब चेंज होता है तो फिर प्लेयर को हर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कि यार इस सिस्टम में मुझे किस तरह से चलना है। खैर, इस पे हमारी मजीद भी हम बात करेंगे चीज़ों पे, लेकिन चूंकि अभी इस वक्त हमने एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलना है, तो दोस्तों एक चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैक। मैं हूं अहमद रजीब, मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मारिया राजपूत और हमारे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें मेहरान मुमताज़ और रोहिल नज़ीर शामिल हैं। अच्छा रोहिल, आपसे एक बार फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये एक इशू मैं प्लेयर के लिए अंडरस्टैंड करता हूँ कि अब तो चलें, फिर भी ये पिछला जो स्ट्रक्चर था वो 3-4 साल चल गया, वरना पहले हर साल 2 साल बाद चेंज हो जाता था, जो प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार नए स्ट्रक्चर को समझना कि यार इसमें अब मैंने कैसे परफॉर्म करना और किस तरह से लेके चलना है। अब स्ट्रक्चर है उसमें डिपार्टमेंट बहाल हो चुके हैं यकीनन, और महसूस ऐसा होता है कि जैसे शायद अब रीजन और डिपार्टमेंट शायद मिक्स होकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो। तो कैसे प्लान कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि पूरा सीजन अब आगे आने वाला है, क्या प्लान्स गोल सेट किए अपने लिए आपने? आई थिंक मैं पहला जब मैंने स्टार्ट किया था डोमेस्टिक, तो वो पिछले उससे किया था, रीजन से खेला था, चांस मिला था और मैंने डेब्यू में 100 किया था फर्स्ट क्लास के। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुआ कैरियर का। वो ऐसा मैच था जिससे मतलब काफ़ी मैसेजेस मुझे, जब मैंने शो किया था तो वो यादगार एक मैच था। तो अब यही है, दोबारा वो आ रहा है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है कि अब दोबारा, और स्पेशली बंदा जब अपने रीजन से रिप्रेजेंट करता है तो एक पैशन भी डिफरेंटली होता है, क्योंकि इस्लामाबाद से आप खेल रहे होते हो या रावलपिंडी या लाहौर से। तो अच्छा है कि, लेकिन एज अ प्लेयर आपकी कोशिश यही होती है कि आप जहाँ से भी खेलो आपका काम परफॉर्मेंस है। राइट, बिल्कुल ठीक है। मेहरान, आप ये बताइए कि वैसे मैंने कई प्लेयर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब हम लॉन्ग फॉर्मेट खेलते हैं ना तो हमें फिर छोटा फॉर्मेट थोड़ा आसान लगता है, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर हैं। अभी मेरी उसामा मीर से कुछ वक्त पहले बात हो रही थी, अभी वो पाकिस्तान नहीं खेले थे, उससे कुछ आप 1 या 2 हफ्ते पहले बात कह लें, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस जो पिछला सीज़न था उसमें उनको 4 डे क्रिकेट से बड़ा हेल्प मिली अपनी एक्यूरेसी डेवलप करने में, बॉलिंग में। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है, यानी कि आप क्या ये बिलीव करते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट खेल लें तो फिर थोड़ा सा आपको आसानी रह जाती है एडजस्ट करने में? जी यही बात है कि मैं पिछले साल तो एक ही फर्स्ट क्लास का मैच खेला था,
और इस साल पूरा सीज़न खेला हूँ और अभी भी 2 4 डे खेल के आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिली है लाइन लेंथ में और वेरिएशन में, और आपको बॉल करना आ जाती है, बैट्समैन को रीड करना आ जाता है। और जैसे फर्स्ट क्लास में सीनियर प्लेयर होते हैं, बंदा उनसे सीखता है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वाइड बॉल के लिए, रेड बॉल से। रोहेल, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने प्रॉपर एक पूरे चैनल के साथ क्रिकेट खेली है, अनलकी रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपको उस तरह से मौके नहीं मिले हैं, तो डू यू थिंक लाइक अभी के पाकिस्तान सुपर लीग में हमें टीम्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत है कि हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको मौका नहीं मिलता? हमारे जैसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 खेल कर आते हैं, वो पता नहीं कैसे लेकिन उनको इमर्जिंग कैटेगरी में कोई पिक ही नहीं करता, सब लोग अपने अपने लोगों को पिक करते हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमें PSL में टीम्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? आई थिंक डेफिनेटली जितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, तो अच्छी बात है कि अगर टीम्स ऐड होंगी। दूसरा ये कि मैंने ये फील किया एज अ यंगस्टर कि जब आप स्पेशली बैटर्स के पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली बॉलर्स आते रहते हैं, क्योंकि आप उनके पास ऐसे वो खेल के आते हैं कि वो डेफिनेटली आप पेस होती है और वो आप डायरेक्टली PSL में उनको इमर्जिंग में वो खिलाते हैं टीम्स। बैटर्स का ये होता है कि वो 10 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जीतना भी होता है, वो फ़ौरन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे लिहाज से बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ यंग प्लेयर, कि आप ज़्यादातर बैटर्स को, पाकिस्तानी बैट्समैन को, जिस तरह इस साल हुआ है कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो सब नज़र में आए। तो जब मैं खेल रहा था कि चांस ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन उस तरह आप वो कहते हैं कि ज़्यादातर डेवलप प्लेयर्स को मौका मिलता है, जैसे फ़ॉरन भी आते हैं वो ऊपर बैटिंग करते हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा शुरू से ये था कि यार ज़्यादातर यंग प्लेयर्स को मौका मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली बैटर्स। अच्छा, मैं रोहेल नज़ीर के ऊपर पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखना चाह रहा था, मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं वो आर्टिकल को एग्जीक्यूट करता, कि उस आर्टिकल का मैं नाम सोचा हुआ था कि व्हाट इज़ रोहेल नज़ीर। यानी वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोहेल को जो अगर आप देखें कि जिस तरह इनको खिलाया गया है, चाहे वो पाकिस्तान के A टूर पे खिलाया गया हो या पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाया गया हो इस तरह से, या इवन मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि रोहेल नज़ीर जो है वो कहाँ उसको खिलाना है, कभी लोअर ऑर्डर में, कभी मिडिल ऑर्डर में। तो हालांकि हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि रोहेल जो है वो ऊपर के नंबरों पे खेलता था, यानी उसको हमने टॉप ऑर्डर पे खेलते देखा है रोहेल को। तो यानी एक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि जो आप एक प्लेयर का जो नंबर है उसको उसके सही नंबर पे, उसकी गेम को अंडरस्टैंड करते हुए क्या उसको सही नंबर पे अपॉर्चुनिटी दें, उस नंबर पे वो ज़्यादा बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकता है कि बिलमुकाबिल आप उसको एक नंबर ही ना दें और कभी मिडल में, कभी लोअर ऑर्डर में, तो वो प्लेयर कैसे अपना माइंड, ये चीज़, ये शिकायत मेरी बात हुई थी एक बार, शिकायत तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उमर अमीन ने भी कहा कि जब वो पाकिस्तान से खेले तो वो एक नए नंबर के साथ उनको ट्राई किया गया। तो एक प्लेयर के लिए स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं रोहेल से जानना चाहूंगा, रोहेल आप अपने आप को कहां बेहतर समझते हैं? कि आप क्या टॉप ऑर्डर के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर के या लोअर ऑर्डर के? आई थिंक मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, जब मैंने स्टार्ट किया अंडर 16 से, तो नंबर 3 नंबर 4, तो जब बहुत अच्छा जा रहा था सारा कुछ, ये टूर्स पे मैं गया तब आई थिंक वसीम भाई आए सिलेक्टर, तो उन्होंने टूर पे बल्कि फ़ोन करके ये बोला कि आपने नंबर 7 पे खेलना है, टीम का ये है ये वो। तो वो बात मुझे समझ नहीं आ पा रही थी कि यार अगर मैं नंबर 7 पे, ऑब्वियसली फिनिशिंग एज ए यंग प्लेयर आप बहुत जल्दी नहीं सीखते हो, और उसमें यही अपॉर्चुनिटी होती है 5 ओवर या 15 ओवर या 20 या 18 ओवर, तो आपको चांस होता है कि आप उस तरह 50 या 100 नहीं कर सकते। तो आप जब उस नंबर पे खेलते हो तो ऑब्वियसली सारे शीट देखते हैं कि यार किसने 100 किया है और ज़्यादा, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैंने उनसे बोला भी कि यार मैं इस नंबर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन वो उन्होंने मतलब डोमेस्टिक में भी फिर जो उनका टेन्योर रहा उसमें मुझे इसी तरह यूज़ किया। बिल्कुल, वो देखे ना, मैंने आर्टिकल मेरा ठीक था। दूसरी बात ये है कि एक प्लेयर की मारिया गेम भी होती है। बिल्कुल ऐसे। अब हर प्लेयर जो होता है ना, कुछ प्लेयरों को थोड़ा वक्त चाहिए होता है, वो अपना वक्त लेते हैं, फिर वो अपने शॉट्स खेलते हैं। कई प्लेयर होते हैं आते साथ ही पावर हिटिंग करते हैं। अब जैसे हारिस की बात करें तो उसके पास ऐसे शॉट्स हैं, वो आते साथ ही बड़ा हिट मारता है, लेकिन उसको आप कहेंगे कि तुम ड्राइव खेल लो या तुम थोड़ा विकेट पे स्टे करना है, तो शायद वो काम नहीं कर सकते। प्लेयर की नेचर, प्लेयर सारे ही अच्छे हैं, उनके स्टाइल में थोड़ा सा फर्क है। तो इसलिए मेरे ख्याल में प्लेयर के सबसे पहले कि प्लेयर को अंडरस्टैंड करना है कि प्लेयर किस तरह का है, उसको उसके हिसाब से अगर आप मौका देंगे ज़्यादा परफॉर्म करेगा। लेकिन अहमद, जिस तरह से रोहेल ने कहा ना कि हमारे यहाँ फिर वो नहीं देखते कि उसको किन सिचुएशन में आपने उसको बैटिंग करने के लिए भेजा है, कितने ओवर्स रह गए थे, कितनी विकेटें गिरी हुई थी। आपने सिर्फ फिर जब शीट देखनी है ना, तो आपने देखना है कि 50 थी या 100 था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और खैर हम इसी गुफ्तगू को हमारी आगे लेके चलते हैं। मेहरान
मेहरान की तरफ चलते हैं। मेहरान, असर हाजिर में चूंकि लीग क्रिकेट का ज़माना है, बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट होती है पूरी पता दुनिया नहीं में। क्यों एमर, लेकिन मुझे बार बार ना मेहरान को देख के शादाब वाली वाइब्स आ रही हैं कि ये शादाब खान बैठा हुआ है। अच्छा, चलें जी, शादाब खान भी बहुत यंग एज में PSL आए थे और वहाँ से पाकिस्तान मेहरान खेले भी थे, इंशाल्लाह बाद हमारी में बेस्ट PSL विशेस हैं। खेलेंगे। तो मेहरान, वैसे आप दुनिया में किस लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज़्यादा फॉलो करते हैं? क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन एक ऐसी वो बॉलिंग है जो कि होती है, और वैसे आप बैटिंग भी कर लेते हैं, हमने लोअर ऑर्डर में देखा है। तो क्योंकि अब आप लीग क्रिकेट ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं यार बॉलर तो ठीक है, लेकिन साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो नीचे नंबर पे चलाने वाला बैट्समैन भी होना चाहिए। जैसा कि एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी, वो बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, मैं उनको भी देखता हूँ। और पाकिस्तान में जो करंटली इमाद भाई खेल रहे हैं, नवाज भाई खेल रहे हैं, इमाद भाई T20 में और नवाज भाई जैसे वनडे में खेल रहे हैं, तो मैं इनको बॉलिंग करते देखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जब मेरी बैटिंग आए, कोशिश करूँ कि जितना टीम के लिए कर सकूँ, 20-25 अगर मैं कर सकूँ तो ये हेल्पफुल होगा मेरी टीम के लिए, तो यही कोशिश है मेरी। अच्छा, ये व्यूअर्स को बताते चलें कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप का ऐलान किया है, जिसमें मेहरान उस कैंप का हिस्सा हैं। तो मेहरान एक्साइटेड हैं कैंप में जाने के लिए, क्योंकि कैंप में ये होता है कि बड़े सीनियर प्लेयर भी फिर साथ होते हैं और फिर आप डेफिनेटली नज़रों में होते हैं, तो ही फिर आपको कैंप में बुलाया जाता है। पिछले साल यही कैंप लगा था, तो उसमें भी मैं था, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, सारे स्पिनर्स थे। और इस साल भी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इतने बड़े कैंप में मुझे बुलाया, और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो मुझे आता है, जो मेरा बेस्ट है वो दे सकूँ। अल्लाह पाक मेहरबानी करेंगे वहाँ। बिल्कुल मेहरान और रोहेल, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। लेकिन मेहरान, अभी तक आपने पाकिस्तान सुपर लीग में आपने नहीं खेला, तो हो सकता है कि जो नया 9वां PSL 9 जो है उसमें मेहरान जो है वो खेलें, क्योंकि जब भी हम लेग स्पिनर की बात करते हैं या स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, शादाब हमारे पास बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस कम हैं। हमारे पास ऐसे अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं तो सईद अजमल के बाद हमें उस तरह का इम्पैक्ट जो बॉलर है स्पिन बॉलिंग में उस तरह से नहीं मिला है। तो डेफिनेटली चांसेस तो हैं आपके पास, क्योंकि ये इसमें अभी थोड़ी स्लॉट्स जो है वो खाली तो हैं। हाँ इंशाल्लाह जहाँ भी चांस मिल रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि परफॉर्म करूँ। अभी भी ए टूर में भी कोशिश की है कि जितना अपनी तरफ से बेस्ट दे सकूँ वो करूँ। अल्लाह पाक रहम करेंगे, आप अपनी तो मेहनत कर सकते हैं आगे सेलेक्टर्स पे जो भी उनको चाहिए। अच्छा, मैं मेहरान को देख के ना कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना जिसमें स्पेस ज़्यादा है, अगर मतलब ये अपने कोई अच्छे फर्स्ट क्लास के सीजन इनके लग जाएं तो पाकिस्तान को लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट में इस वक्त एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है। नुमान अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसकी एज साइड ऐसी है कि वो मतलब जितना भी कंटिन्यू साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे। यासिर शाह जो है वो भी एक एज के ऐसे हिस्से में कि वो रेगुलर पार्ट नहीं है टीम का। और साजिद खान अभी खेले लेकिन वो भी रेगुलर पार्ट नहीं है। फिर अभी अबरार आए हैं, तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का मुकाबला तो ज्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ होता है। तो एक कैंडिडेट ही सिर्फ मुझे नजर आते हैं यंगस्टर में, यानी इनसे सीनियर है जफर गौर है। तो वो ये है कि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी एक होता है ना कि ये भी देखना पड़ता है कि पाकिस्तान की टीम में किस जगह पे स्पेस है कि जहां पे मैं बना सकता हूँ। वैसे तो किसी भी फॉर्मेट पे बना सकते हैं, लेकिन ये है कि लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट एक ऐसी फॉर्मेट की क्रिकेट है जहां पर पाकिस्तान को एक जरूरत है कि ऐसे स्पिनर की जो कि लॉन्ग टर्म चल सकें। खैर रोहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त हमारे पास कलील है ताकि उसमें हम कोई इनसे जाते जाते एक एक सवाल और बात थोड़ी सी कर लें, रोहेल से कर लें। तो रोहेल, अब ये कहें कि इस वक्त वनडे क्रिकेट बहुत कम हो गई है, क्योंकि आप इस तरह के बैट्समैन हैं जो लंबी बैटिंग करना पसंद करते हैं, जिसको आपको लंबा फॉर्मेट शायद ज़्यादा सूट करता है। इस पर 50 ओवर की क्रिकेट हो गई या जैसे लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्किल को वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव करूं, क्योंकि चाहते या ना चाहते हुए आप ज़्यादातर बात तो लोग यही करते हैं कि यार कितने स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, इस पे ज़्यादा बात होती है आजकल। आई थिंक मेरा माइंडसेट यही है कि सिचुएशन के लिहाज से खेलना चाहिए, क्योंकि देखें आप जो भी सक्सेसफुल हमारी टीम में भी हैं, जो कंसिस्टेंट रन करते हैं, वो सिचुएशन के लिहाज से करते हैं। वो ख्वाह T20 हो या इवन 4 डे में भी अब आपको सिचुएशन के लिहाज से खेलना पड़ता है। अगली टीम ने क्या रन किए हैं, अभी वो विराट कोहली का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उसने इस बारे में बात की थी। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे स्ट्राइक रेट और ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करती है कि टीम के कितने रन है दूसरी टीम को और मैंने कैसे चेज़ करने हैं उस स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू करके। तो मेरा यही है कि अगर हम लोग ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट के ऊपर वो करते हैं कि आपने अगर 330 तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए या आपके पास ऐसी शॉट्स होनी चाहिए कि आप वो चेज़ कर सको, ना कि फिर 3 अगर 50 चेज़ करना है तो आप अपने लिए या अपनी बैटिंग के लिए आपके पास शॉट्स ना हो। तो मैं अपनी बैटिंग में ऑब्वियसली आप अपने आप को चेंज करते रहते हो, तो मैं अपनी बैटिंग में वही जिस तरह पावर हिटिंग होगी, उसके बाद अब गैप्स में खेलना, सिंगल्स, उसके बाद अपने डिफेंस पे हर चीज़ पे काम कर रहा हूँ। राइट।
बिल्कुल ठीक है जी। मेहरान, आपके साथ भी बड़ा मजा आया बातचीत करके। रोहेल, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू, आप लोग आए। और मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा रोहेल के लिए भी और मेहरान के लिए भी। आने वाले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में दो नौजवान पाकिस्तान के, दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर से है, वैसे इस रीजन से है यहीं पे। और हमारी कोशिश है कि स्पेशली इस स्पोर्ट्स मैक के प्लेटफॉर्म से कि हम यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि उनको प्रमोशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दोस्तों, आज का प्रोग्राम था स्पोर्ट्स मैक, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा खेलों को डिस्कस किया। आई होप आपने आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अहमद नजीब और माली राजपूत को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।